Hello friends, I am Uma Gupta, your mentor, your guide, ready to help you. On this channel, Apre Maths. It means learn mathematics. This is my second lecture on percentage. So let's continue with different problems. I have taken this slide again. जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी कहा था कि ये चार्ट आपके लिए याद करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका टाइम सेव होगा एग्ज़ाम में और आप जल्दी से कैलकुलेशन एक्यूरेटली कर पाएंगे। Today's most of the questions are based on this concept. You have to remember this, that in numerator there is a result or the change, and in denominator there is the original value or the whole value. Let's continue. As I have promised कि मैं DIY क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी लास्ट फर्स्ट लेक्चर के परसेंटेज के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आई विल रीड फॉर यू। If the annual increase in the population of a town is 4% and present number of people is 15,625, what will be the population after 3 years? So here they have given you the previous population, and they were asking for the present population. So we take the example as 15,625 into 100 plus, because there is an increment in the population 4%, so 100 plus 4 is 104 upon 100, and for 3 years we have to find the value. तो उसके लिए हमने पावर में 3 रखा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 17,576. My second question was, if A salary is 20% less than that of B, how much percent is B's salary more than that of A? It's again type 3, in which difference in numerator and in denominator we take 100 plus minus percentage whichever is given. यहाँ पर आपको 20% लेस बोला है, इसलिए हमने 100 माइनस 20 किया, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे you get the value as 25%. My third question is written on the top. A student has to secure 40% marks to pass. He gets 150 marks and fail by 25 marks. Find the maximum marks. मतलब उसको मिले 150 मार्क्स, कितने मार्क्स से फेल हो गया? 25 मार्क्स से। तो उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? अगर उसके 175 मार्क्स आए होते तो वो पास हो जाता। इस स्टेटमेंट का मतलब यही निकलता है कि उसके आए इतने और इतने कम रह गए, इसलिए वो फेल हो गया। तो यानी पासिंग मार्क्स कितने थे? 175. So maximum marks is passing marks 175 upon में pass percentage that is given in the question 40%, and when we solve it we get the value as 437.5. Okay, now start with the new question. इस बार मैं आपको एक थोड़ा सा अलग मेथड सिखा रही हूँ, अदर देन वेरिएबल और ट्रेडिशनल मेथड, दैट इज यूनिटरी मेथड. इन नॉर्मल नंबर्स वी टेक 1 एज द होल वैल्यू. 1 लेने का पर्पस यही होता है कि आपकी कैलकुलेशन उसको करने में ईजी हो जाए, एंड इन परसेंटेज वी टेक 100%, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करनी ईजी होती है. एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं इसे. A candidate securing 25% marks in an examination fails by 30 marks, while another candidate who scored 50% marks get 20 marks more than those required to pass. इसका क्या मतलब हुआ कि एक बच्चे ने 25% मार्क्स लिए और उसके कितने कम रह गए? 30 रह गए, यानी वो 30 और लाता इस तो वो पास हो जाता, इसलिए यहाँ पे प्लस किया. दूसरा कैंडिडेट जो था उसने 50% मार्क्स स्कोर किए, और लेकिन वो पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स ज़्यादा लाया. तो यानी अगर मैं वो 20 मार्क्स इसमें से घटा दूँ तो मेरे पासिंग मार्क्स पता चल जाएंगे. तो अब यहाँ पर ना तो उसने टोटल मार्क्स दिए, ना किसी तरह का नंबर दिया, उसने सिर्फ ये 2 इक्वेशंस दी, और दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या बता रही हैं कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे. तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे, परसेंटेज को परसेंटेज की साइड और नंबर्स को नंबर्स की साइड लाकर सॉल्व करें.
यहाँ मैंने अभी जैसे पीछे कहा था, अभी आपको समझाया था कि हम रादर देन यहाँ पर x लेने के हम यहाँ वैल्यू ले रहे हैं 1 एज अ होल, ठीक है, ताकि इसकी कैलकुलेशन जल्दी निकल जाए। तो अगर ये नंबर है x की जगह पर, तो दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे हम क्या लेंगे, द नंबर 50 अपॉन ये इधर जाके डिनोमिनेटर में 25 और परसेंट हटाने का 100। सो व्हेन वी सॉल्व 200, तो यानी कि 1 एज अ होल है, और होल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल मार्क्स। तो इसीलिए जो ये 1 है ये इक्विवेलेंट है 200 के, दैट इज मैक्सिमम मार्क्स। अब पास परसेंटेज निकालने के लिए मुझे टोटल मार्क्स चाहिए होते हैं और पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। मेरे को पासिंग मार्क्स भी नहीं दिए हुए, तो मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से किसी भी एक साइड को लेकर सॉल्व करना। मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व किया, आप राइट हैंड साइड लेकर भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों ही पासिंग मार्क्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, 25% प्लस 30 इज इक्वल टू, यहाँ पर 25% ऑफ अ नंबर है, क्योंकि इंडिविजुअली वी कांट डील विद, ठीक। तो 25 अपॉन 100 इंटू 200 टोटल मार्क्स हैं, हमने निकाल ली है वैल्यू 1 की, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा था 25% इंटू 1 ले रहे हैं, यहाँ पे 1 क्या निकल के आया है 200। तो 25% ऑफ 200 प्लस 30 इज 80। तो ये आ गया अब हमारे पास पासिंग मार्क्स। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे पास परसेंटेज का, दैट इज पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इन 200 इज 40%। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द नेक्स्ट स्टाइल, वैन डायग्राम, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है ये। मज़ा आता है इस तरह के क्वेश्चंस करने में, तो इसको भी समझ लेते हैं कैसे करते हैं इसे। इन एग्जामिनेशन 15% स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश, 10% फेल इन संस्कृत। इफ 5% fail in both, then what percent pass percent in both? मीन्स दे आर, इस क्वेश्चन में आपको बस ध्यान ये रखना है, आपको लगेगा बहुत ईजी है, फेल परसेंट दिया हुआ है, लेकिन एंड में उसने पूछा है पास परसेंट के बारे में। तो आपको पहले फेल परसेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसको 100 में से माइनस करना पड़ेगा, और देन यू गेट द पास परसेंटेज। देखो कैसे बनाते हैं इस तरह के डायग्राम्स, इस तरह से बनते हैं। इसमें एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश को, दूसरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है संस्कृत। तो 15% उसने, 15% से वो इंग्लिश में फेल हुआ, 10% से वो संस्कृत में फेल हुआ। 10% फेल, 10% स्टूडेंट्स फेल इन संस्कृत और 15% स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश। तो और दोनों में जो फेल हुए वो हैं 5%। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों के नंबर्स को ऐड करते हैं और ये वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम इसमें उन बच्चों को काउंट कर रहे हैं तो वो इंग्लिश में भी काउंट हो रहे हैं, और जब इस वाले सर्कल को ले रहे हैं तो वो संस्कृत में भी काउंट हो रहे हैं। तो 2 बार काउंटिंग होने की वजह से एक बार उसको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो वी गेट द वैल्यू एज 20%। अब हमारे पास 20% क्या आया, फेल परसेंटेज आया, और हमसे मांगी क्या है उसने, पास परसेंटेज। तो आपके पास ऑप्शंस में ज़रूर 20% दिया होगा, जिसको आप जल्दबाजी में टिक कर आएंगे। ऐसा नहीं करना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली और ट्वाइस, ठीक है। पास परसेंट इज इक्वल टू 100%, टोटल परसेंट 100 होता है, उसमें से फेल परसेंट माइनस करोगे तो आपके पास पास परसेंट आ जाएगा, ठीक है। एक थोड़ा सा बेटर और लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 42 फेल्ड इन साइंस, while 15% failed in both the subjects. If 2500 candidates appeared at the examination, how many students passed in the examination? तो इसमें क्या है, 35 फेल हुए इंग्लिश में, 42 फेल हुए साइंस में और 15 फेल हुए दोनों में, ठीक है। तो उसके बाद उसमें क्या हुआ, मैंने जैसे बताया था, ये दोनों नंबर्स ऐड करने हैं और ये वाला माइनस कर देना है, तो हमारे पास फेल परसेंट आ जाएगा 62%, ठीक। और 100 में से फेल परसेंट को माइनस करेंगे तो पास परसेंट आएगा। लेकिन यहाँ पे उसने हमसे मांगा है कि कितने बच्चे पास हुए, नंबर्स में मांगा है, परसेंटेज में नहीं मांगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 38% पास हुआ है, तो हमने परसेंटेज निकाल दी, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन द एग्जामिनेशन आ गया। ओके।
चलो, दिस इज योर 7th टाइप, वैलिड एंड इनवैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स जिनको काउंट किया गया है, इनवैलिड जिनको काउंटिंग में नहीं रखा गया है, वो है इनवैलिड वोट्स। अगेन वैलिड इनवैलिड मिला के 100% बनता है, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। In an election, a candidate have 41% votes and other defeated him by 270 votes. Total number of votes are, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमने लेट कर लिए 100%, ठीक है। उसमें से 41% एक कैंडिडेट को मिले तो ऑब्वियसली रेस्ट ऑफ द परसेंट किसको मिले होंगे, सेकंड कैंडिडेट को 59%। अब उसमें से जो इनका डिफरेंस है वोट्स का, उतने वोट से सेकंड कैंडिडेट जीता है, यानी 270। अब परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 18%। तो दोनों ही क्या आ रहे हैं, कितने वोट से वो फर्स्ट कैंडिडेट हारा है। तो उसके लिए अब हमारे पास दोनों तरफ से सेम वैल्यूज आ गई, 18% और 270, ठीक है। तो उसके बाद 1% के लिए निकाला, तो 1% के लिए वैल्यू आई 15, तो 100% के लिए क्या वैल्यू आएगी, 1500, ठीक है। क्योंकि हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी यहाँ टोटल वोट्स की, यहाँ 1% की निकली थी, तो 100% की, अगर 1% की 15 है तो 100% की 1500, टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे हमारे पास। Take one more example. In an election between two candidates, one got 55% of total valid votes, 20 of the votes were invalid. अब स्टार्टिंग में ही उसने बता दिया कि 20% वोट इनवैलिड, तो रेस्ट ऑफ द वोट्स वैलिड हुए, ठीक है। उसमें से 55% जो है एक कैंडिडेट को मिले, ठीक है। तो अगेन रेस्ट ऑफ द किसको मिले होंगे, सेकंड कैंडिडेट को, दैट इज 45%। ये हमने निकाल दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है। इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, अब इस बार ही उसने अगेन हमें 7500 वोट्स टोटल दे दी। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, यानी हमें इस 45% की वैल्यू निकालनी, लेकिन उसके लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स चाहिए। अब आप इसको 7500 से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये वो वोट्स हैं जो टोटल दिए गए, ये 100%, लेकिन इसमें से हमें 20% इनवैलिड वोट्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट 1 इस वैलिड यानी 80% का 55% स्कोर किया। 45 निकालने के लिए पहले हमें 7500 का 80% निकालना पड़ेगा, तो हमने वो निकाला, दैट इज 6000। अब ये आया कि जितने वैलिड वोट्स पड़े थे 6000, उसमें से कैंडिडेट 2 ने 45% स्कोर किए थे, तो यानी उसे कितने वोट मिले थे, 2700 वोट मिले थे, ठीक है। तो देखिए बच्चे, मैथ्स में आपको अगर क्वेश्चन को क्रैक करना है तो आपको एक चेन मेंटेन करनी पड़ेगी, जहां आपकी वो चेन ब्रेक हुई आप क्वेश्चन में गुम जाओगे, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन में ईच एंड एवरी वैल्यू जो भी वो क्वेश्चन में देते हैं, दैट हैव सम रेलिवेंस, कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट वो नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ हिंट देते हैं जिससे आपको आगे का वे पता चले कि कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनकी एक फिक्स्ड लैंग्वेज होती है। मैं टाइप्स में इसीलिए आपको ये लेक्चर्स टॉपिक करा रही हूँ, क्योंकि आपको टाइप रिकॉग्नाइज होनी चाहिए कि अच्छा जैसे ही आप ये पढ़ें कि ये वर्ड ऐसा है तो ये वो वाला टाइप था। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस अप्लाई होते हैं और इसी तरह से ये क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। If the price of an article increased by 20%, then find out the percentage change in the consumption of that article if we want to keep our expenditure safe. See, जो रेट होता है यानी प्राइस होता है जब वो, और जो क्वांटिटी होती है यानी हम उस चीज़ को कितना ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, वो जब हम 5 रुपए की चीज़ 5 रुपए की चीज़ 5 किलो लेते हैं तो हम पैसे कितने देते हैं, 25 रुपीज़, तो वो आपका एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसमें ऑपोजिट रिलेशन होता है, जब कोई चीज़ महंगी होगी तो उसकी क्वांटिटी हम कम खरीदेंगे, जब कोई चीज़ सस्ती होगी तो उसकी क्वांटिटी हम ज़्यादा खरीदेंगे। अब जब ये रिलेशन फॉलो होता है और आपके साथ कंडीशन रख दी जाए कि भाई मुझे एक्सपेंडिचर, मेरे पास तो 10 रुपये हैं, चाहे रेट बढ़ गया है, क्वांटिटी कितनी कम करोगे कि मेरे पास जो एक्सपेंडिचर के लिए 10 रुपये हैं मैं उतना ही खर्च कर सकती हूँ,
तो वो वाले क्वेश्चन यानी जहाँ एक्सपेंडिचर्स कांस्टेंट हो, या फिर जहाँ आपको एक एरिया दिया हो किसी रेक्टेंगल का और कहा जाए कि लेंथ इतनी बढ़ा दी जाए और ब्रेड्थ इतनी घटाओ कि एरिया कांस्टेंट रहे। और इन वाले क्वेश्चंस की पहचान ये होगी कि इसमें पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक परसेंटेज दी, तभी इसका नाम है सिंगल परसेंटेज। ओके, तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। रेट इनटू क्वांटिटी यानी प्राइस, तो उसने कहा आर्टिकल का 20% इंक्रीज हुआ है। जब इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, इसको समझना ध्यान से। प्लस का साइन लगाना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। अब जब मैंने बताया कि रेट इंक्रीज हो रहा होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होगी, इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या करना है, जो भी परसेंटेज हो, चाहे इंक्रीज हो रही हो चाहे डिक्रीज हो रही हो, वो ऊपर आएगी यानी 20 अपॉन में 100 प्लस, क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है इसलिए इसका प्लस साइन आएगा, +20। और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन के साथ 1/6 इंटू 100। और अगर आपको टेबल याद होगी तो आप डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, नहीं तो आप साइड में डिवाइड करके देखेंगे। तो यही फ़ायदा है उस टेबल को याद करने का जो मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा रही हूँ। और डिक्रीज़ के साइन के साथ माइनस के साइन की जगह मैंने डिक्रीज़ का साइन लगाया, यानी उसे क्वांटिटी इतनी गिरानी पड़ेगी तभी उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। अब ये दूसरा एग्जांपल मैंने इसका ऑपोजिट साइन का लिया है, देखते हैं क्या है। इफ़ द प्राइस ऑफ द शुगर डिक्रीज बाय 25%, by what percent must a housewife increase the consumption of the sugar so that the expenditure on the sugar is the same as before? इसमें माइनस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए -25, ऑपोजिट साइन प्लस साइन, जो गिवन का परसेंटेज है वो लिखी है, क्योंकि ये माइनस साइन है इसलिए 100 -25। और जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो प्लस साइन के साथ अगेन देखो 1/3 दिख रहा है, टेबल याद होगी तो डायरेक्ट परसेंटेज लिख सकते हो, और प्लस साइन है इसलिए इंक्रीज का साइन, तो 33 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। तो यही मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप टाइप्स याद रखिए, ठीक है, उसकी पहचान याद रखिए और वो चार्ट याद रखिए, तो परसेंटेज के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। मिसलेनियस, जब हम परसेंटेज टॉपिक के सारे टाइप्स कर लेंगे तब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, उसमें और भी टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप इज सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज में क्या होता है कि 2 परसेंटेज दी होती है, एक बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो कितना चेंज आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है x + y + xy अपॉन 100। अब इसमें इंक्रीज हो रहा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज हो रही है इसलिए +20, विड्थ जो है या ब्रेड्थ जो है वो 20 डिक्रीज हो रही है इसलिए -20। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने यहाँ प्लस साइन के साथ और माइनस साइन के साथ लगाया है, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल मैंने एक प्लस का और एक माइनस का लिया। अगर दोनों माइनस के हों तो आपको माइनस के साइन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए साइन का रेलिवेंस बताने के लिए मैंने यहाँ पर +20 लिखा है। ठीक है, 20 - 20 0, 20 इंटू -20 -400 अपॉन 100, तो अब ये आएगा माइनस साइन के साथ 4%। अब माइनस साइन की जगह मैंने उसका साइन लगाया है डिक्रीज का, यानी परसेंटेज चेंज कितना आएगा एरिया में, 4% डिक्रीज होगा एरिया। अगर हम इतना बढ़ा घटाएंगे उसे तो एरिया में क्या फ़र्क आएगा, 4% डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये ट्रिक कहीं अप्लाई नहीं होती तो आपको एक दूसरा तरीका मैं यहाँ पर बता रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा तरीका है। समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 बार सुनना चाहे इसे, लेकिन ये अगर आपने समझ लिया तो ये आगे के कई चैप्टर्स में आपको हेल्प कर। देखते हैं क्या है ये। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 1/2% एंड ब्रेड्थ डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो अब ये फिगर अगर आपने देखी है तो आपको ये पता चल जाएगा, ये चार्ट में से है, दैट इज 3/8 फ्रैक्शन की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ जो है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं 37 1/2%, और उसका फ्रैक्शन हमने लिख दिया 3/8, और ब्रेथ जो है वो 20% डिक्रीज कर रहे हैं, उसका फ्रैक्शन लिख दिया 1/5। नीचे जैसा कि अभी मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, नीचे आती है ओरिजिनल वैल्यू और ऊपर आता है रिजल्ट और चेंज। नीचे ओरिजिनल वैल्यू और रिजल्ट ऑफ चेंज। अब आप इसको सॉल्व करना सीखिए कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। हमसे बात हो रही है कि हमें एरिया चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओरिजिनल यानी
बिना छेड़छाड़ किए उस टाइम पे रेक्टेंगल का एरिया की वैल्यूज़ क्या थी, तो नीचे वाली वैल्यूज़ ओरिजिनल है, तो यानी लेंथ थी उस टाइम पे 8 और ब्रेड थी उस टाइम पे 5, तो एरिया क्या निकला 40। न्यू में क्या चेंजेस किए गए, इसमें इंक्रीज आया तो +3, ये चेंज है, यानी कितना चेंज आया 3 का चेंज आया, और कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, ये कम हुआ, ठीक है, ये ज़्यादा हुआ सॉरी, ठीक है, तो इसलिए 8+3, और दूसरे वाला हमारा कम हुआ तो इसलिए 5 - 1, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 11 × 4 दैट इज 44, यानी कितना चेंज आया है एरिया में 4 का, और हमें क्या निकालना है चेंज इन परसेंटेज, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए जो नंबर में चेंज आया है वो, और कंपेयर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से किया जाता है, चेंज या न्यू वैल्यू से नहीं किया जाता। बेस हमारा हमेशा ओरिजिनल बनता है, जो बेस होता है, ठीक है, 4/40 × 100, तो 10% परसेंटेज चेंज इन एरिया। ओके, नाउ अगेन आई हैव गिवन सम मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, तो मैं इसको एक बार रीड आउट कर देती हूँ। 20% वोट्स आर डिक्लेयर्ड इन वैलिड, द विनिंग 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स won by 9600 votes. Find out the number of votes in the voting list. The rate of second is the rate of the sugar is increased by 10%. What decrease percent in consumption will take place if housewife wants not to increase her total expenditure? The length of the rectangle is decreased by 30% and breadth is again decreased by 20%. मैंने दोनों नेगेटिव वाले लिए हैं, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा. Find the change in percentage in area. I hope you enjoy the lecture. Please don't forget to subscribe my channel. लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.